स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रेस और एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी अब तक सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें देख सकते हैं चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में। और इसके साथ साथ और भी बहुत से वीडियोज़ जो आपके सिलेबस में हैं उन्हें आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अभिप्रेरक अपनी संतुष्टि एक ही समय में चाहते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब दो मोटिव एक साथ एक ही समय पर फुलफ़िल होना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। इसे हम प्रेरकों का संघर्ष कहते हैं। प्रेरकों के संघर्ष की अवस्था कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब व्यक्ति को दो धनात्मक अभिप्रेरक, दो पॉजिटिव मोटिव्स एक समय में अपनी ओर खींचने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। यहाँ पर दो ऐसी कंडीशंस की बात की जा रही है कि दोनों पॉजिटिव कंडीशंस हैं। जैसे एक कंडीशन है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर जाना है और दूसरी कंडीशन है कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है। अब दोनों ही पॉजिटिव कंडीशंस हैं, दोनों में ही आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अंदर कि हम किसके साथ जाएं, पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसे हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या उपागम संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिसे वह पसंद नहीं करती है, फिर भी वह उसके प्रति आकर्षित रहती है क्योंकि वह एक धनवान व्यक्ति है तथा उसे सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक है, यानी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक है। तो इस परिस्थिति में अंजू के मन में होने वाले संघर्ष को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर अंजू को एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और एक निगेटिव, तो यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो इसे हम उपागम परिहार संघर्ष कहते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, यानी एक तरफ तो पर्सन उस चीज़ को अवॉइड भी करना चाह रहा है बट उसको अवॉइड नहीं कर रहा है क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर इसको डी लिखा है तो उसको ए कर लेंगे, ए समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उपागम संघर्ष को कहा जाता है। तो उपागम संघर्ष को हम डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अपसारित संघर्ष। यानी एक बार आपका ऑप्शन ए फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना भी चाहता है परंतु उसे अपनी क्षमता पर शक होता है कि वह शायद सफल ना हो पाए। तो इस अवस्था में मोहन के अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। जैसा संघर्ष अभी आपने देखा अंजू के साथ हो रहा था, सेम संघर्ष यहाँ पर मोहन के साथ हो रहा है। मतलब उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख रहा है, उसके साथ साथ उसको एक निगेटिव एस्पेक्ट से डर भी लग रहा है। तो यहाँ पर आपका उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन के सामाजिक सीखना विचारधारा में व्यक्ति के समायोजी व्यवहार का तात्पर्य क्या होता है। ये व्यक्ति के समायोजी व्यवहार का तात्पर्य होता है कि वह दिन प्रतिदिन की समस्याओं एवं तनाव से उत्तम ढंग से निपटे, उनका जो समस्याएं आती हैं उनको सही ढंग से फेस करे और उनको सॉल्व करे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी के दृष्टिकोण से समायोजन के निम्नांकित विचारधाराओं का सही क्रम बतलाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सामाजिक सीखना विचारधारा, सोशल लर्निंग व्यू पॉइंट। उसके बाद फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट यानी परिघटनात्मक विचारधारा, और लास्ट में आपका आएगा नैतिक विचारधारा, मोरल व्यू पॉइंट। तो आपका 2, 1, 3 यानी आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट वाइट के अनुसार समायोजी व्यवहार की मौलिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कॉम्पिटेंस या सामर्थ्यता रॉबर्ट वाइट के अनुसार समायोजन की मौलिक विशेषता है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा समायोजन का सबसे उत्तम स्तर तब होता है, मतलब मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनका क्या मानना था कि वो एडजस्टमेंट का सबसे पीक पॉइंट क्या होगा? तो आपने मैस्लो की थ्योरी देखी है जिसमें पीक पर उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बताया है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, जब व्यक्ति आत्मसिद्धि के स्तर पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव प्रकृति में किसकी प्रधानता होती है? तो मानव प्रकृति में अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड बुरे तत्वों की प्रधानता अधिक होती है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे सरल एवं साधारण प्रतिरक्षा प्रक्रम डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? तो सबसे सरल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है खंडन कर देना, किसी की बात का खंडन कर देना, उसका डिनाइल कर देना, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सामवेगिक विलगाव इमोशनल आइसोलेशन एक तरह का क्या है? तो इमोशनल आइसोलेशन एक तरह का प्रत्याहार या विड्रॉल होता है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रतिरक्षा प्रक्रम डिफेंस मैकेनिज्म से व्यक्ति तनावपूर्ण एवं धमकीपूर्ण परिस्थिति से उत्पन्न संवेग एवं चिंता से बचने के लिए तार्किक व्याख्या देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम रेशनलाइजेशन या युक्तिकरण कहते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जब बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो कहते हैं हमने तो अच्छे से किया था बट एग्ज़ामिनर ने हमारी कॉपी ही सही से नहीं चेक की, तो ये एक प्रकार का रेशनलाइजेशन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विरेचन की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? तो कैथार्सिस में क्या होता है कि पर्सन अपने अंदर की जो बातें रहती हैं उसको बाहर निकालता है, और इसी दौरान कई बार जो उसके अचेतन में जो उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो भी बाहर निकल के आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है अचेतन अर्धचेतन चेतन, यानी अचेतन से बातें अर्धचेतन में आ रही हैं और उसके बाद वापस चेतन में आ रही हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अवेलेबल मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? तो अवेलेबल मेमोरी या प्राप्त स्मृति का दूसरा नाम होता है अर्धचेतन मन भी कह सकते हैं इसे हम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्राइड के अनुसार मन के गत्यात्मक संरचना के निर्माण में, फ्राइड के अनुसार जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है माइंड का वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो हम सभी ने देखा है, आप फ्राइड की थ्योरी जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही होगा, ईड ईगो और सुपर ईगो की भूमिका प्रधान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का सही सुमेल बतलाएं। मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको भी पता होगा कि ईड का संबंध होता है प्लेजर प्रिंसिपल से, यानी आनंद नियम से, तो ए का 1 हो जाएगा। फिर अहम का संबंध होता है वास्तविकता नियम से, ईगो का रियलिटी प्रिंसिपल से संबंध होता है तो बी का 2 हो जाएगा, और सुपर ईगो मोरालिटी से संबंध होता है उसका, तो सी का 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कोर्स के आधार पर आपको आंसर देना है, तो कोर्स में ए का 2 दिया गया है, तो ए का 2 तो होगा नहीं, बी का 4 है, बी का 4 भी नहीं होगा क्योंकि बी का तो 2 है, सी का 3 है, तो सी का 3 यहाँ पर सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रक्रम ऐसा है जिसमें व्यक्ति कुछ हद तक अनासक्ति का उपयोग करते हुए समस्या के साथ निपटता है?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, बौद्धिकरण या इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सभी तरह के प्रतिरक्षा प्रक्रम का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वह क्या है? सभी तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, आत्मछल। मतलब हम उसमें कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप को ही छल रहा है, अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रक्रम शायद ही कभी पूर्णतः सफलीभूत होता हो? फ्राइड ने जो भी डिफेंस मैकेनिज्म बताया उसमें जो रिप्रेशन है, जो दमन है, वो बहुत ही कम टाइम पर होता है कि दमन की प्रक्रिया काम आ रही हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मिशेल ने दमन की जगह पर एक दूसरे पद का उपयोग किया, निम्नांकित में से वह पद कौन सा है? तो मिशेल ने दमन की जगह पर कॉग्निटिव एवॉइडेंस वर्ड का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम सिर्फ 21 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।